गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 5वां अध्याय, जिसका नाम है आओ खेले खेल। प्यारे बच्चों, इस पाठ का पहला भाग हमने पिछली कक्षा में पढ़ा, जहां हमने ये समझ बनाई कि जो खेल हैं वो कई प्रकार के हैं, जैसे इंडोर गेम, आउटडोर गेम। कुछ खेल खुले मैदान में खेले जा रहे थे, कुछ गली मोहल्ले में खेले जा रहे थे और कुछ खेलों को हम बंद कमरे में भी खेल पा रहे थे। यानी बच्चों, पाठ के पहले भाग में हमने समझ बनाई थी विभिन्न विभिन्न प्रकार के खेलों के बारे में। बच्चों, पाठ को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस भाग में हम चर्चा करने वाले हैं योग के बारे में। बच्चों, योग, योगासन, योगा करते हैं ना हम हमारी स्कूलों में, कई जगह सार्वजनिक संस्थानों में हम देखते हैं कि बड़े बड़े योग शिविरों का आयोजन किया जाता है। ये योग किया क्यों जाता है, इस योग के क्या क्या फायदे हैं, योग के आसन कौन कौन से होंगे, इन सभी के बारे में आज के भाग में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, आपने ये तो सीखा कि खेल खेलने से हमें एक स्वस्थ और मजबूत शरीर प्राप्त होता है, परंतु आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो योग है वो भी हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है। तो देखो, अब शुरू करते हैं योग के बारे में जानना। देखो बच्चों, आजकल लोग स्वास्थ्य के बारे में भी काफ़ी जागरूक हो गए हैं। यानी लोगों की ये पहली आवश्यकता है कि हम स्वस्थ रहे। क्यों रहे? क्योंकि स्वस्थ होंगे तभी हम हमारे सारे कार्य बड़े उचित ढंग से कर सकते हैं। इसीलिए लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर के काफ़ी जागरूक हो गए हैं। तो होना क्या था, जब लोग स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हो गए तो जो योग है वो भी अधिक लोकप्रिय हो गया। लोग समझ चुके हैं कि योग कितना ज़रूरी है, योग की क्या महिमा है, योग हमारे लिए क्यों आवश्यक है, योग करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। जब लोगों को ये समझ में आ गया और ये भी लोग समझ गए कि योग से हमारा स्वास्थ्य सही होगा, तो लोगों ने योग के प्रति अपनी आस्था बना ली है। प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर एक इमेज देख पा रहे हैं जिसमें एक बालिका अलग अलग मुद्राओं में खड़ी हुई है, जिसने कुछ इमेजों में अपने हाथ ऊपर की ओर उठाए हैं, कुछ इमेजों में अपना शरीर झुका रखा है। ये बच्चों योग की अलग अलग स्थितियां हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि जो योग की अलग अलग स्थितियां हैं उनको क्या क्या कहा जा सकता है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखो बच्चों, योग की अलग अलग अवस्थाओं को आसन कहते हैं। यानी बच्चों, हम क्या समझ पा रहे हैं कि शारीरिक मुद्राओं को अलग अलग जो अवस्थाएं हम बनाएंगे योग के दौरान, उन्हें हम क्या कहेंगे, आसन कहेंगे। तो चलो बच्चों, अब जानते हैं कुछ आसनों के बारे में। जैसे हमने शुरुआत की ताड़ासन से। यानी बच्चों, यहाँ आप देख पा रहे हैं एक प्यारी सी बालिका को, जिसे हमें दो स्थितियों, दो आसनों में देख पा रहे हैं ना। स्थिति प्रथम में बालिका सावधान की मुद्रा में खड़ी हुई है, जिसने अपने दोनों पंजों को मिलाया हुआ है और सीधी बिल्कुल सावधान की मुद्रा में खड़ी है। अगली स्थिति में बच्चों हम देख पा रहे हैं उसी बालिका को अपने पंजों पर अपने शरीर को ऊपर की ओर उठाते हुए और दोनों हाथों को सीधा ऊपर की ओर खींचते हुए या सीधा ऊपर की ओर करते हुए। बच्चों, ये आसन की जो स्थिति है उसे हम कहते हैं ताड़ासन। अब बच्चों, इसका नाम ताड़ासन क्यों पड़ा? देखो, ताड़ आसन, ताड़ का मतलब होता है पर्वत, पर्वत के समान आसन करना ताड़ासन कहलाता है। पर्वत देखा है ना आपने, बिल्कुल अडिग होता है, हिलता थोड़ी है। वैसे ही बच्चों, ये आसन स्थिर अवस्था में किया जाता है, इसलिए इसको कहा गया है ताड़ासन। तो चलो बच्चों, देखते हैं अगला आसन, और अगला आसन है पद्मासन। पद्म आसन, पद्म का मतलब होता है कमल, कमल के आसन के समान जो आसन किया जाएगा उसे हम कहेंगे पद्मासन। अब बच्चों, यहाँ देख पा रहे हैं आप इस बालक को पद्मासन की मुद्रा में, देख पा रहे हैं ना, ध्यान योग की ये मुद्रा है पद्मासन की मुद्रा। तो बच्चों, हमने जाना पद्मासन के बारे में। और बच्चों, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं उन्हें हमेशा पद्मासन में बैठ करके कुछ समय के लिए ध्यान लगाना चाहिए, इससे हमारी बुद्धि तीव्र होती है। तो चलो बच्चों, अब देखते हैं आज के अगले आसन के बारे में। पवन मुक्त आसन। यानी हमारे शरीर में जो पवन होगी उसे मुक्त करने के लिए जो आसन किया जाएगा उसे हम कहेंगे पवन मुक्तासन। प्यारे बच्चों, यहाँ देख पा रहे हैं हम इस बालक को, जिसने कौन सी आसन की मुद्रा बनाई है, पवन मुक्तासन की। देखो बच्चों, पवन मुक्तासन की जो स्थिति होती है उसमें हमें सीधा लेटना है। उसके बाद में हमारे दोनों घुटनों को उठाते हुए उन्हें हमारे जो
ठोड़ी है या फिर आंखें हैं उन्हें स्पर्श करने की कोशिश करनी है। और हमारे जो शरीर का अगला भाग है, यानी हम कह सकते हैं हमारी नाभि से आगे का ऊपर का जो भाग है उसे हम ऊपर की ओर उठाते हैं और हमारी ये कोशिश होती है कि हमारी आंखें या फिर ठोड़ी या नाक ये हमारे घुटने को स्पर्श करें। इस मुद्रा में कुछ देर रुकना है, सांस को रोकना है और फिर बच्चों सांस छोड़ते हुए पुनः सीधे लेटने वाली स्थिति में आना है। इस आसन से ये फायदा होता है कि जो हमारे शरीर की अतिरिक्त पवन है, गैस है, वो शरीर से बाहर निकलती है। इसीलिए इसे कहा गया है पवन मुक्त आसन, यानी पवन को मुक्त करने वाला आसन है ये। तो बच्चों हमने जाना ताड़ासन के बारे में, पद्मासन के बारे में और पवन मुक्तासन के बारे में। तो चलो बच्चों अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं सूर्य नमस्कार के बारे में। प्यारे बच्चों, सूर्य नमस्कार की जो 12 मुद्राएं हैं आप उन्हें यहाँ पर देख पा रहे हैं। और बच्चों आपको ये पता होना चाहिए अगर हमने ये 12 मुद्राएं उचित प्रकार से की तो हमें फिर अन्य कोई आसन करने की आवश्यकता नहीं होती। इन 12 मुद्राओं में शरीर के सभी अंगों का अलग अलग रूप से आसन हो जाता है, उनका व्यायाम हो जाता है। तो चलो बच्चों जानते हैं हम सूर्य आसन की विभिन्न मुद्राओं को। देखो बच्चों प्रथम स्थिति है ये वाली, जहाँ पर बालिका सीधी सावधान की मुद्रा में दोनों हाथों को जोड़ करके सूर्य की ओर नमस्कार की स्थिति में खड़ी हुई है। फिर बच्चों हमें क्या करना है, स्थिति संख्या 2 में अपने दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाना है और हमारा जो शरीर का ऊपर वाला हिस्सा है उसे पीछे की ओर झुकाना है। फिर बच्चों तीसरी स्थिति में हमें बिना घुटनों को मोड़े हमारी जो हथेलियां हैं उन्हें जमीन को स्पर्श कराने की कोशिश करनी है। इस मुद्रा में बच्चों हमें यह ध्यान रखना है कि जो हमारे घुटने हैं वो मुड़ने नहीं चाहिए। अगर प्रारंभिक दिनों में, शुरुआत के दिनों में आप जमीन स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं तो आप उतना ही झुकने की कोशिश करें जितना आप झुक सकते हैं। आगे देखो बच्चों, चौथी स्थिति में हमें क्या करना है, हमारा एक पैर पीछे की ओर ले जाना है और जो शरीर का अग्र भाग है यानी हमारे गर्दन और छाती से ऊपर का भाग है उसे हमें ऊपर की ओर थोड़ा उठाना है। फिर बच्चों पांचवी स्थिति में हमें क्या करना है, देखो दोनों पैरों को पीछे ले जा करके शरीर का मध्य भाग ऊपर की ओर उठाना है, जैसा इस बालिका ने यहाँ पे किया है। इसके बाद में बच्चों हमें हमारे हाथों पर और पंजों पर शरीर का पूरा बल लगाते हुए हमें स्थिति में रुकना है। यहाँ देख पा रहे हैं ना पुशअप लगाने वाली स्थिति, उस स्थिति में हमें रुकना है। सातवीं स्थिति में बच्चों हमें क्या करना है, सातवीं स्थिति के अंतर्गत बच्चों आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो शरीर का अग्र भाग है उसे जमीन को स्पर्श नहीं कराना है, जमीन से थोड़ा ऊपर रखना है, परंतु उसको नीचे की ओर झुकाना है। यहाँ बच्चों इमेज में देखो तुलनात्मक रूप में हम समझ पा रहे हैं कि शरीर का पिछला भाग ऊपर की ओर होगा और अग्र भाग थोड़ा नीचे की ओर होगा। ये सूर्य नमस्कार की सातवीं स्थिति है। इसके बाद में बच्चों आठवीं स्थिति, जिसमें हम ये कह सकते हैं ये भुजंग आसन की स्थिति होगी। भुजंग यानी होता है सर्प, और सर्प के जैसा आसन करना भुजंग आसन। बच्चों इस स्थिति में क्या किया जाता है, नाभि से ऊपर का जो हमारा भाग है शरीर का उसको ऊपर की ओर उठाया जाता है और हमारे जो पंजे होते हैं, हाथों की जो हथेलियां होती हैं वो जमीन को स्पर्श रहती हैं। और बच्चों जो हमारी गर्दन होगी वो ऊपर की ओर होगी, यानी हम ये कह सकते हैं, देखा होगा ना आपने सर्प को, फन उठाते हुआ सर्प जिसका मुंह यानी गर्दन का ऊपर का हिस्सा ऊपर की ओर होता है, वैसा ही इस आसन में होता है, इसीलिए इसको भुजंग आसन भी कहा जाता है। ये हुई सूर्य नमस्कार की आठवीं स्थिति। बच्चों जब हम नवीं स्थिति में लौटते हैं तो ये विपरीत अवस्थाएं होती हैं। मतलब आप यहाँ देख पा रहे हैं जो स्थिति संख्या 5 में है वही स्थिति संख्या 9 में दिखेगी, दिख रही है ना। यानी अब हम वापस चक्र में चलेंगे और पुनः हमारी सावधान की अवस्था में लौटेंगे। इसके बाद में स्थिति संख्या 10, स्थिति संख्या 10 में बच्चों हम देख पा रहे हैं स्थिति संख्या 4 जैसी स्थिति दिख रही है ना। उसके बाद में अगर हम जाते हैं स्थिति संख्या 11 में तो वो स्थिति संख्या 3 जैसी होगी, और स्थिति संख्या 12 होगी वो स्थिति संख्या 2 की जैसी होगी।
और अंतिम और नमस्कार मुद्रा में लौटते ही हमारा सूर्य नमस्कार का जो चक्र है वो पूरा हो जाता है। तो देखा बच्चों, हमने जाना सूर्य नमस्कार को। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा हमने अलग अलग स्थितियों का अध्ययन किया और साथ ही साथ हमने ये भी समझ बनाई कि किसी स्थिति में हमारे शरीर के अग्रभाग का आसन हो रहा है, किसी में मध्य भाग का, किसी में पश्चिम भाग का यानी पीछे वाले भाग का। तो हम कह पा रहे हैं ना, हमारे पूरे शरीर का आसन, पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है सूर्य नमस्कार में। तो प्यारे बच्चों, हमने जाना सूर्य नमस्कार को। चलो बच्चों, अब पाठ में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पतंजलि ऋषि के बारे में, जिन्हें योग गुरु भी कहा जाता है। देखो बच्चों, पतंजलि ऋषि के अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि का समावेश है। ये हैं बच्चों ऋषि पतंजलि, जिन्होंने अष्टांग योग के सिद्धांत दिए थे। इन्होंने अष्टांग योग का प्रतिपादन किया और इसके जो अंग हैं वो हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये सब अष्टांग योग के अलग अलग हिस्से हैं और इनका प्रतिपादन किसने किया था? योग ऋषि श्री पतंजलि ने। तो हमने ये जाना कि जो ऋषियों मुनियों की संस्कृति है वहीं से ही हमारी योग की परंपरा चली आ रही है। ये बहुत ही प्राचीन परंपरा है। तो चलो बच्चों, अब पाठ में आगे बढ़ते हैं और हम जानकारी और प्राप्त करते हैं कि योग और ध्यान हमारे लिए क्यों आवश्यक है। यानी बच्चों, हमें ये तो पता चलना चाहिए ना कि योग और ध्यान करना क्यों है और अगर हम ये करते हैं तो हमें क्या फ़ायदा होता है, इसको भी हम समझते हैं। तो देखो बच्चों, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए ध्यान अति आवश्यक है। यानी बच्चों, अगर हमें हमारे सर्व अंगों का विकास करना है, सर्वांगीण विकास करना है, चाहे शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, हर प्रकार का विकास करना है, तो हमारे लिए ध्यान बहुत ही आवश्यक है। और बताया था ना मैंने, पद्मासन की अवस्था में बैठ करके हमें ध्यान तो करना ही है। इससे हमारे अंगों का, हमारे शरीर का, हमारे मस्तिष्क का विकास होता है। साथ ही साथ देखो बच्चों, योग से जीवन जीने की कला का विकास भी होता है। स्वस्थ शरीर होगा तो स्वस्थ मन होगा और हम जीवन में अनेक सारे अच्छे कार्य भी कर पाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि जीवन जीने की जो कला है उसका विकास भी योग के द्वारा होता है। प्यारे बच्चों, योग से जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। हम में जो नकारात्मक ऊर्जा होगी उसका शमन होगा, उसका नाश होगा अगर हम योग करेंगे तो, और हमारे शरीर में सकारात्मक दृष्टिकोण, सकारात्मक ऊर्जा का विकास होगा। तो देखा बच्चों, योग हमारे लिए कितना लाभदायक है। और साथ ही साथ देखो बच्चों, योग शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास में भी सहायक है। यानी हम छोटे शब्दों में कहें तो योग से हमारा सर्वांगीण विकास हो सकता है। इसीलिए बच्चों, योग की महत्ता को जानते हुए ही ऋषि मुनियों ने इस परंपरा को आगे तक चलाया है। तो चलो बच्चों, अब इतना ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद में हम शुरू करते हैं आज के हमारे अभ्यास प्रश्नों को। देखो बच्चों, चर्चा कीजिए। प्रार्थना सभा में योगासन करने के पश्चात आप कैसा महसूस करते हैं? जब आप प्रार्थना सभा में योगासन करते हैं तो उसके पश्चात आपको कैसा लगता है, उसे हमें यहाँ बताना है। तो बच्चों, जब भी हम योग करते हैं तो हमारे शरीर में एक अच्छी ऊर्जा विकास होती है और हम ऊर्जावान महसूस करते हैं। साथ ही साथ हमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम क्या कहेंगे कि प्रार्थना सभा में योग करने के पश्चात हम ऊर्जावान महसूस करते हैं तथा हमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलो बच्चों, अब देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है, योग शिक्षा से संबंधित आपके अपने अनुभव क्या क्या हैं? यानी बच्चों, हमें इस प्रश्न में बताना है कि योग शिक्षा से जुड़े हुए हमारे अनुभव कौन कौन से रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे, देखो, योग शिक्षा से मनुष्य स्वस्थ रह सकता है तथा योग के नियमित रहने से व्यक्ति लंबी आयु पा सकता है और योग से मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास भी होता है। प्यारे बच्चों, कहा जाता है ना, ऋषि मुनि 100 सालों तक जीते थे। कैसे जीते थे? क्योंकि वो नियमित रूप से योग करते थे, इस कारण उन्हें लंबी आयु प्राप्त होती थी। उनका मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास भी बढ़िया होता था और साथ ही साथ वो स्वस्थ रहते थे। और ये सब कार्य किससे संपन्न हो पाते हैं? अगर हम योग करते हैं। तो चलो बच्चों, देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न।
और हमारा अगला प्रश्न है, हमें योग क्यों करना चाहिए, यानी योग करना ही क्यों है, हमें योग क्यों करना चाहिए, इसके क्या क्या लाभ हैं उन्हें हम यहाँ बता सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, योग शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास में सहायक होता है तथा इससे जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है, हमारा सर्वांगीण विकास होता है। अगर हमें ये सारे फायदे, ये लाभ चाहिए तो हमें योग करना पड़ेगा। इसीलिए कहा गया है इन सब लाभों को प्राप्त करने के लिए हमें योग करना चाहिए। अब हम मिलने वाले हैं एक महापुरुष से और जानते हैं उन महापुरुष ने हमें क्या संदेश दिया है योग को लेकर के। देखो बच्चों, यहाँ हम देख पा रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी को। इन्हें कौन नहीं जानता, युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं ये। बच्चों, स्वामी जी ने भी योग को लेकर के नवयुवकों के नाम पर एक संदेश दिया है। तो चलो देखते हैं स्वामी जी ने क्या कहा था। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, सर्वप्रथम हमें नवयुवकों को बलवान बनाना चाहिए, यानी ये हमारा सबसे पहला कार्य होगा कि हमें जितने भी नवयुवक हैं, नवीन पीढ़ी है, उसे बलवान बनाना है। और ये कब संभव होगा, जब हम जीवन में योग को अपनाएंगे। साथ ही साथ देखो बच्चों, योग एवं खेल मनोरंजन के साथ शरीर को सुगठित, स्वस्थ, सुडौल व सुंदर बनाते हैं। जब बच्चों हम खेल खेलते हैं तो हमें कितना आनंद आता है, मनोरंजन महसूस होता है ना। चाहे योग हो, चाहे खेल हो, इन्हें करते वक्त, इन्हें खेलते वक्त हमें मनोरंजन महसूस होता है। परंतु बच्चों, इसके साथ साथ ही ये हमारे शरीर का व्यायाम भी कराते हैं और इससे क्या होता है, हमारा शरीर सुगठित, स्वस्थ, सुंदर, सुडौल बनता है। तो स्वामी जी ने भी योग की महत्ता को जाना और नवयुवकों को यह संदेश दिया है कि हमें हमारे जीवन में योग को अपनाना ही पड़ेगा। जब स्वामी जी ऐसी बात कह रहे हैं, हमारे ऋषि मुनि ये बात कह रहे हैं, तो हमारी सरकार भी कुछ प्रयास करेगी ना। तो देखो फिर क्या था, भारत सरकार के प्रयासों से 21 जून 2015 को अनेक देशों के लाखों लोगों ने योग के आसन करके योग दिवस बनाया था। बच्चों, 2015 21 जून को अनेक सारे विश्व के जितने देश हैं, वहाँ के अनेक से लोगों ने मिलकर के योग के आसन किए और योग दिवस बनाया हमारे भारत में। यानी बच्चों, हम क्या समझ पा रहे हैं, अब शुरुआत हो जाएगी योग दिवस की। तो देखो, आजकल विदेशों से अनेक लोग हमारे देश में योग सीखने के लिए आने लगे हैं। भारत फिर से विश्व गुरु बन रहा है और लोग योग की जो परंपराएं हैं, योग के जो आसन हैं, वो हमारे देश में आकर के सीख रहे हैं। साथ ही साथ देखो बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया है। यानी पूरे विश्व ने ये माना है कि जो योग है वो हमारे लिए आवश्यक है। इसीलिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कर दिया गया है। और बच्चों, यहाँ इमेज में हम देख पा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की एक छाया चित्र। प्यारे बच्चों, आप क्या समझ पाए, आप ये समझे ना कि योग कितना हमारे लिए ज़रूरी है। इसकी महत्ता को हर देश की सरकारों ने समझा है, संपूर्ण राष्ट्र इसकी महत्ता को समझ पा रहे हैं। इसीलिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा की गई है। यानी हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाया जाता है। तो चलो बच्चों, अब समय है आज की हमारी शिक्षा जानने का। तो देखो बच्चों, हमारी शिक्षा है, मनोरंजन के साथ सुंदर स्वस्थ बनाते खेल, बौद्धिक शारीरिक विकास के साथ अनुशासित बनाते खेल, सहचर सहयोग का भाव बढ़ाकर उत्साह उमंग बढ़ाते खेल, जीत विश्वास संघर्ष सिखाकर जीवन सुंदर बनाते खेल। प्यारे बच्चों, इस शिक्षा में हमें ये बताया गया है जो खेल हैं वो हमारे लिए कितना आवश्यक हैं। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि जो खेल की भावना है उससे हमारे अंदर आत्मीयता की भावना का विकास होता है, एक दूसरे के सहयोग की भावना का विकास होता है और खेलों को खेलने से हमारा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास भी होता है। तो जाना ना हमने खेलों की महिमा को। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।